Yes, Dr. ओके। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करते हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का जैसा कि आप सब जानते हैं, IFPH यानी कि इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 7:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 की 8:30 थर्ड सेशन है। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं आज के, वो हैं डॉक्टर सौरभ अरोड़ा। डॉक्टर सौरभ इज कोइंसिडेंटली माय कॉलेज बैचमेट फ्रॉम द ईयर 2007। और एक छोटा सा मैं बायो देना चाहूंगी डॉक्टर सौरभ का। डॉक्टर सौरभ इज गोल्ड मेडलिस्ट एंड MD इन होम्योपैथी एंड ही इज द गेस्ट फैकल्टी ऑल्सो एट द लंडन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, member registration society of homeopathy, and also guest faculty at Dr. B.R. Sur Medical College and Baxen Homeopathic Medical College. ये फाउंडर भी हैं इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च इन होम्योपैथी एंड विविड होम्योपैथी, एंड एक्स सीनियर रिसर्च फेलो रह चुके हैं CCRH, इनमास एंड SHMC में। तो और काफ़ी सारे आर्टिकल्स और पीयर रिव्यू आर्टिकल्स इन्होंने जर्नल्स में दिए हैं अपने। तो आज का जो डॉक्टर सौरभ का टॉपिक है वो है रोल ऑफ नोसोड्स। नोसोड्स का क्या रोल है होम्योपैथी में, इसके ऊपर एक सर्वे, एक रिसर्च इन्होंने करी है, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे साथ आज डॉक्टर सौरभ शेयर करेंगे। तो डॉक्टर सौरभ, यू कैन स्टार्ट योर सेशन। थैंक यू डॉक्टर नेहा, इतनी अच्छी लॉन्ग इंट्रोडक्शन के लिए। एंड आई एम ऑनर्ड, ये मेरा सौभाग्य है बिकॉज इस माध्यम से हम लोग बहुत लोगों को पहुंच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता सकते हैं कि जो होम्योपैथी में एक मिथ मानी जाती हैं। ठीक है, सो आज हम उसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, इस विषय पे कि नोसोड्स। क्योंकि इससे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि वो चीज़ थोड़ी बिल्कुल सी बिल्कुल। clear हो। यस। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। यस। यस। ठीक है। तो नोसोड्स, जब हम नोसोड की बात करते हैं ना, तो नोसोड बहुत लोगों के लिए ना एक चर्चा का विषय है। इसलिए नहीं कि नोसोड अच्छा काम करते हैं, इसलिए कि नोसोड्स के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अगर किसी ने अब भाई अगर एक पंचायत सीरीज देखा हो तो उसमें एक भूतिया पेड़ होता है, कि जो भूतिया पेड़ नहीं होता, जो बना दिया जाता है। सो उसका उदाहरण लूंगा कि नोसोड के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ टीचर हम लोग को सिखाई जाती हैं और हमें डरा के रखा जाता है, नोसोड को ऐसे यूज़ मत करो, वैसे यूज़ मत करो। सो आज हम देखेंगे कि क्या वो चीज़ें वाकई में सही हैं। अब इसका जो पूरा मैं इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। एक सिंपल सी चीज़ है, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एज अ प्रैक्टिशनर बात करूंगा। लेकिन उन भ्रांतियों के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वे लिया। तो सबसे पहले एक चलते हैं कि हम किस तरह से भूमिका बांधने वाले हैं नोसोड की। सो ये जो नोसोड का सर्वे है, ये कोई नया सर्वे नहीं है। ये बहुत पुराना सर्वे है जो मैंने 2013 में लिया, जो एक पीयर रिव्यू पब्लिकेशन 2015 के एक जर्नल में छपा। और नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट थे 201। बहुत सारे रिस्पोंडेंट थे, तो उसमें से जो एक्चुअल रिस्पोंडेंट जो हम मानते हैं सर्वे के लिए, वो हम उसको बहुत सारा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से खारिज कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है या किसी ने डबल किए हुए हैं, ट्रिपल किए हुए हैं, इनकम्प्लीट है। तो जो कंप्लीट रिस्पॉन्सेज थे वो 201 थे। और एक ग्लोबल सर्वे था। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे बात कर ली, मैंने इंडिया में बैठ के 4 लोगों से बात कर ली कि अरे आपने सूट कैसे यूज़ कर रहे हो, तो एक सर्वे छाप दिया। इसके अंदर US के लोग भी थे, कनाडा से थे, UK से थे, जर्मनी से थे। यहाँ से वहाँ से काफ़ी लोगों ने सर्वे को, इन 201 लोगों ने, उससे ज़्यादा लोगों ने इसको लिया। और इसको हमने एक शेप दिया रिसर्च का। अब ये क्यों लिया, क्यों लिया, इस पे चलते हैं कि हम किस चीज़ से डर रहे हैं। हम कहते हैं नोसोड मत यूज़ करो, अरे लो पोटेंसी में मत यूज़ करो, कहाँ लिखा है? क्या जहां पर लिखा है वो एक अथॉरिटी है? मैं क्षमा चाहूंगा कि आज थोड़ा सा एब्रप्टली इस विषय पे भी और खुल के भी बात करूंगा कि कहाँ लिखा है, किसने बोला। कि सिर्फ मेरे टीचर ने बोला है 30 मत दो? क्यों? जब नोसोड एक सोर्स से बन रहा है और उस सोर्स से वो पोटेंटाइज हो रहा है, तो हम एक पॉइजन को लेके पोटेंटाइज करके तो यूज कर सकते हैं 30 में, हम नोसोड को यूज क्यों नहीं कर सकते?
हम एक डीप एक्टिंग मेडिसिन को 30 में यूज कर सकते हैं। तो नोसोड के साथ ये, अब ये भावना क्यों कि भाई तुम सौतेले हो, वो दवाई दवाई है और तुम नसोड़ हो। तो ये व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि आपने एक एक होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली एक चीज को लिया, उसको पोटेंटाइज किया, उसको प्रोसेस किया। तो जब वो पोटेंटाइजेशन में आ गया, जब वो 6C क्रॉस कर गया, जब वो 12C क्रॉस कर गया, तो वो तो एक दवाई है ना। उस दवाई की अपनी इंडिकेशंस है, अपनी यूटिलिटी है, अपनी यूसेज है, अपने एक तरीका है। बट उस तरीके को हम नसोड को एक अलग दिशा और दशा में रख देते हैं कि ये नसोड है, इसको हाथ नहीं लगाना। ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो इसके बारे में हम बिल्कुल एंड में आके चर्चा करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने किया क्या। सो दूसरा था कितना और क्या अवेलेबल है। और तीसरा है कि नएपन के नाम पे हम कुछ भी बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे नोसोड जो आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। और आपको, आप यूट्यूब खोल लो, आप फेसबुक खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, आपकी रील्स आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, अरे ये नोसोड यूज़ करो, अरे वो नोसोड यूज़ करो। अरे एक तरफ आप कह रहे हो कि नोसोड यूज़ नहीं करने, दूसरी तरफ आप ऐसे नोसोड्स की चर्चा कर रहे हैं जिनकी पोटेंसीज ही कहीं नहीं मिलती, जो कहाँ से बनते हैं किसी को यही नहीं पता। आज की डेट में अगर आप सर्च करेंगे तो मोर देन 150 नोसोड, 150 से ज़्यादा नोसोड्स हैं। क्या हम अपनी प्रैक्टिस में वो 150 नोसोड की एबीसी भी हमें पता है? नहीं पता। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। सो ये, इन चैलेंजेस को लेके, ये चैलेंजेस देखिए आज के चैलेंजेस नहीं है। ये चैलेंजेस सदियों से हैं, दशकों से हैं, जब से हमने होम्योपैथी पढ़नी शुरू की। खैर अभी डॉक्टर नेहा बता रही थी, हमने 2001 में एडमिशन लिया। तो 2001 से 25 साल से तो हम ही सुन रहे हैं कि अच्छा ये यूज़ मत करो, वो यूज़ मत करो। बुक का रेफरेंस पूछो तो किसी को पता ही नहीं है। किस बुक में लिखा है, किस किताब में लिखा है, किसने लिखा है, किस कंटेक्स्ट में लिखा है। नहीं। अच्छा हाँ, उसने बोल दिया, उसको फॉलो कर लिया। अरे उसने तो बहुत सारी चीज़ें और भी बोली हैं। चलिए एनीवेज, अभी हम चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला प्रश्न पूछा मैंने, जो उस सर्वे में एक छोटा सा सर्वे लिया, कि क्या आपको नोसोड की हिस्ट्री पता है? तो चलो, इस मामले में हम होम्योपैथ्स ना बहुत लर्नेड हैं। हम में से मेजॉरिटी ऑफ द होम्योपैथ्स को पता था कि हिस्ट्री क्या है। बट ऐसे भी लोग थे होम्योपैथ्स प्रैक्टिस में हैं जिनको हिस्ट्री का पता ही नहीं कि नोसोड आए कहाँ से। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हम सीकल को यूज करते हैं, वो एक प्लांट नोसोड है। लेकिन हमारे मन में नोसोड क्या है? कि या तो वो ट्यूबरकुलाइनम है, या तो वो मेडोराइनम है, या तो वो सिफलाइनम है। क्या किसी ने सोचा सीकेल कोर भी एक नोसोड है? क्योंकि वो डिसीज प्रोडक्ट है प्लांट का। इस सोच पे हम चलते नहीं, बिकॉज हमें सीक्वल कोर हमारे बीएचएमएस के, डीएचएमएस के करिकुलम में, सिलेबस में दी हुई है, वो हमें दवाई पढ़ाई जाती है तो वो दवाई है। लेकिन ट्यूबरकुलाइनम अगर कम पढ़ाया जाता है या सिफलाइनम कम पढ़ाया जाता है तो वो नोसोड है। अरे प्लांट नोसोड्स भी होते हैं बहुत सारे। सो यहाँ पर क्या था, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको हिस्ट्री पता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हिस्ट्री पता हो चाहे ना पता हो, हमने किताब पढ़ ली, हमने 4 सिम्टम देखने पेशेंट के, हमने दवाई देनी है, हमारा वहाँ पर काम खत्म। लेकिन अभी कहानी शुरू हुई है। सो दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या आपको पता है कि जो नोसोड का स्टार्टिंग मटेरियल है, वो किससे प्रिपेयर होते हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति है, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं? सो काफ़ी लोगों ने बोला यस, और बहुत कम लोगों ने बोला नो। तो इसमें हम लोग, अच्छा है, हम लोग होम्योपैथ्स की एक मतलब अच्छा हमारा तालमेल है कि हमें नोसोड्स का बनते कैसे पता है। अब तीसरा आया, सबसे मुझे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, हाउ फ्रिक्वेंटली, कितना फ्रिक्वेंटली आप नोसोड को अपने प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि नोसोड को हमने एक डिपार्टमेंट अलग दिया हुआ है कि भाई पूरी होम्योपैथी एक तरफ है और हमारे नोसोड एक तरफ हैं। क्यों? अगर हमारे क्लिनिक पर 350 दवाइयाँ हैं और उसमें 10 नोसोड हैं, तो वो 10 नोसोड भी दवाइयाँ हैं। हाँ, आप उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, इंटाग्रेंड यूज़ कर रहे हैं, एंटीमाइजमेटिक यूज़ कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लोग पल्सिटोला भी एंटीमाइजमेटिक यूज़ करते हैं। जो लोग सिंगल डोज प्रेस्क्राइबर हैं वो सिंगल डोज भी 6 महीने में एक बार देते हैं। तो उनके लिए तो वो भी नोसोड होना चाहिए, एक कैटेगरी की बात है। सो एक प्रश्न था कि आप कितना फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं उसको नोसोड समझ के। तो उसमें उत्तर आया कि, अब जैसे ये, अब मैं रीड आउट कर देता हूँ। एवरी प्रिस्क्रिप्शन, कुछ 5 लोग थे, 2.5% के आसपास, ब्रैकेट में परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। एक्यूट में लोगों ने 1.5%, ऐसे लोग भी थे जो उन्होंने, 3 लोग ऐसे लोगों ने जिन्होंने एक्यूट में भी यूज़ किया। मेजॉरिटी क्रॉनिक में यूज़ कर रहे हैं।
कि लेट से 70% लोग उसको क्रॉनिक में यूज कर रहे हैं, और बहुत कम 18% के आसपास को यूज ही नहीं करते। वो यूज नहीं करते के कारण अलग अलग हैं। एक कारण ये, मुझे बोला गया अरे तुम ट्यूबरकुलोसिस मत दो। क्यों? जहर है, दवाई है। कार्सिनोसिन मत दो। क्यों? कार्सिनोसिन के सिम्टम मिलेंगे तो कार्सिनोसिन दूंगा। लेकिन नहीं, अरे उसमें मत दो, इसमें मत दो। सो बहुत कम लोग अभी भी ऐसे, जो खासकर जो यंगस्टर हैं, जो हम लोग को, जिनको हमें गाइड करना चाहिए कि भाई देखिए नोसोड की यूसेज जो है आपके नॉलेज या आपके ज्ञान के ऊपर है। आपकी नॉलेज जितनी ज़्यादा शार्पन्ड है, जितनी बारीकी से आपने पढ़ा हुआ है, आपकी उतनी ही ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन कॉन्फिडेंस के साथ है। अगर वो बेसलाइन नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। कि मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया, अच्छा यार कॉर्सिनोसिन किस केस में देता है, बोलता मैं तो देता ही नहीं। अच्छा मैं भी नहीं दूंगा। अच्छा तुम सिफ्लाइनम किस केस में देते हो? अरे नहीं नहीं, सिफ्लाइनम तो भाई किंग ऑफ एंटी माइजमेटिक एंटी सिफिलिटिक दवाई है, उसको नहीं देना। मैं अपने हेयर फॉल के, नॉट मेजोरिटी बट बहुत सारे केसेस में सिफ्लाइनम 30 भी देता हूँ, और वो अच्छा काम करती है। तो जो यहाँ पे क्लिनिशियंस बैठे हुए हैं, इस चीज़ से वो, इस वाक्य से पूरा मेरे को सपोर्ट करेंगे कि हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने क्लिनिक में कर रहे हैं और जो सक्सेसफुल हैं। आप सिर्फ 30 देके देखिए। इंटीग्रेंट दे रहे हैं, आप पोटेंसी हाई करेंगे, रिपीटेशन कम करूंगा। मैं भी 1M को रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन मैं उसको एज अ रूटीन रेमेडी सिर्फ 30 यूज कर रहा हूँ, और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, मैं कर रहा हूँ उसको यूज। तो चलते हैं आगे, चलते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो उसके बाद आया कि मोस्ट कॉमन पोटेंसी। इसके ऊपर सबसे बड़ा जो चैलेंज होम्योपैथ्स को आता है ना, 30 में यूज़ नहीं करना, लो पोटेंसी में यूज़ नहीं करना। क्या मुझे कोई अभी जो बैठे हुए हैं या जो भी बाद में सुनेंगे, क्या कोई मुझे इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे सकता है कि कहाँ पे ये लिखा है कि लो पोटेंसी में यूज़ नहीं करना? खाली सौरभ ने बोल दिया इस प्लेटफॉर्म पे आके, अरे नोसोड 30 में डोंट यूज इन नोसोड इन 30 पोटेंसी, डोंट यूज लो नोसोड इन लो पोटेंसी। अब यहाँ पे एक कहानी और आ गई, लो पोटेंसी क्या होती है? अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि व्हाट इज लो पोटेंसी, अरे 6 है 30 है, तो 6 और 30 लो पोटेंसी नहीं है। आप बोरिक उठाइए, बोरिक की किताब में मैक्सिमम पोटेंसी 200 दी गई है, वो भी हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर। मतलब जब बोरिक का समय चल रहा था, उस काल में, उस टाइम पर पोटेंसीज थी 630, तो हाईएस्ट पोटेंसी मानी जाती थी 30। क्योंकि आज हमें बाकी पोटेंसी इजीली मिल गई तो हमारे लिए 30 हो गई। अरे ये 30 तो कॉमन पोटेंसी है, बड़ी लिमिटेड पोटेंसी है, इनिशियल पोटेंसी है। आज से 100 साल पहले तो 30 हाईएस्ट मानी जाती थी, आज 30 लोएस्ट मानी जाती है, 6 लोएस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि समय बदल गया। जब 1M आ गई तो 1M के आगे 200 तो छोटी लगेगी लगेगी ना। जब 1M थी नहीं, जब 10M थी नहीं, जब CM थी नहीं, तो वो हाईएस्ट थी। जब हैनेमन ने यूज करना शुरू किया, उसके लिए 1 सबसे हाईएस्ट पोटेंसी थी। 1 पोटेंसी बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 6 बनाई, ऐसे बनाते गए, 12 बनी। आज की डेट में आपको हाईएस्ट पोटेंसी के नाम पे फ्रांस में 12 पोटेंसी से ऊपर मिलेंगी नहीं। तो जब हमारे पास बड़ी चीजें हैं तो बाकी चीजें छोटी पड़ गई। तो हमारे लिए अब हम अगर बात करते हैं ना, मीडियम पोटेंसी तो 30 पोटेंसी है, फिलॉसफी बोरिक वाली यूज करनी है, और पोटेंसी मीडियम 30 है। नो, पोटेंसी मीडियम तो फिर 30 हाईएस्ट होनी चाहिए। सो यहाँ पर आके बात हुई कि ये कोई कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये जो लो मीडियम हाई पोटेंसीज की जो कैटेगराइजेशन है, वो हमने सिर्फ एक क्लिनिकल कैटेगराइजेशन बनाई है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने इन कुछ दशकों में जो हमने यूज़ किया उस यूज़ के हिसाब से, कि 6 और 12 लो पोटेंसी मानी जाती हैं, 30 to 100 मीडियम पोटेंसी मानी जाती हैं, और 1M हाई पोटेंसी मानी जाती हैं। इसका कोई भी कहीं पे भी लिटरेचर प्रूफ नहीं है। सो अगर मैं बोलता हूँ नोसोड को लो पोटेंसी में यूज़ मत करो, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, खैर ये चीज़ बाद में भी हम लोग लेंगे। आप सोरैनम 6X सर्च कीजिए। डॉक्टर प्रोफेसर AR खुदाबख्श ने कैंसर सेल लाइन में सोरैनम 6X यूज़ करके बहुत सारे रिसर्च पेपर छापे हुए हैं। तो सोरैनम 6X, अरे मैं तो टच भी नहीं करूंगा, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, 6X है। क्यों? 6X है, एक दवाई है, एक दवाई की तरह यूज़ कीजिए। सो इस क्वेश्चन के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे चीज़ें लोगों ने बताई, कॉमन पोटेंसीज। सो
लोगों ने बोला एनी पोटेंसी, कुछ 15% लोग जो हैं वो कुछ भी पोटेंसी कोई भी यूज़ कर रहे हैं। लेस देन 30 बहुत कम कर रहे हैं, 7.5%, 15 लोग। 201 एम अगर मॉडरेट आज की डेट में बात करें तो 70% लोग 201 एम पे चले गए। कुछ हैं जो 10 एम सी एम यूज़ कर रहे थे और बहुत कम थे जो एल एम यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब 201 एम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। अरे आप एक काम करो, ट्यूबोक्लाइनम की 200 की सिंगल डोज वीकली देना शुरू कर दो। ये भी हम अपने जूनियर्स को बोलते हैं, अपने जो भी हम लोग को मिलते हैं, अरे एक काम करना, यू आर टी आई है, ट्यूबोक्लाइनम 200 वन डोज फोर्टनाइटली। ओके, ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ओके, कार्सिनोसिन 1 एम वन डोज पर मंथ। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये रिसर्च बेस्ड नहीं है कि 201 एम देनी, 30 क्यों नहीं देनी। मुझे जहाँ पर नोसोड्स को देना होता है कुछ केसेस में, तो मैं 30 वीकली शुरू करता हूँ कि सपोज इंडिकेशन नहीं है। और आपने, अब अगेन इंडिकेशन की बात हम डिस्कशन में लाएंगे कि इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हमने उसको एज यूज़ करना है एम्पेरिकल बेस पे। एम्पेरिकल बेस क्या है, कि हमें फील आ रही है कि ये ट्यूबरक्लाइनम है, हमें फील आ रही है कि ये इसकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये कार्सिनोसिन है, क्योंकि हमने पढ़ा है और हमारी फील आ रही है। तो दोनों चीज़ों पे हम क्या करेंगे, उसको 200 देंगे। मैं 30 से शुरू करता हूँ। सो ये जो 30 201 एम वाला है ना, ये बहुत मिस गाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रहा है अभी। कोई लो पोटेंसी नहीं होती, आपके पेशेंट के लिए पोटेंसी होती है। कोई भी डेफिनेशन पोटेंसी लो हाई को नहीं दर्शाती। आपके केस में 6 से भी एग्रीवेशन हो सकती है और 10 एम से भी कोई एग्रीवेशन नहीं हो सकती। आपके पास पर्चे आएंगे कुछ स्टेट्स के, पेशेंट 1 एम की दवाइयाँ, 3 दवाइयाँ, 4 दवाइयाँ, 10 बूंदे दिन में 4 बार ले रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई पोटेंशियल उसमें, कोई उसमें ड्रग प्रूविंग नहीं हो रही, कोई पेशेंट को कोई एग्रीवेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक तरफ हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स की, आदर्शों की, अरे नहीं 1 एम नो नहीं देना, रिपीट नहीं करना, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो लेते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बीच में फंसे हुए हैं, नाम इस साइड है नाम उस साइड है। सो ये जो पोटेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगा और मैंने इसलिए इसको स्पेशली इस क्वेश्चन को डाला कि लो पोटेंसी का क्या मतलब है या आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो खैर इस पे हम लोग वापस बाद में आएंगे, 201 एम 10 एम। सो ज़्यादातर लोग जो आज की डेट में भी हम बात करेंगे तो अरे टू हम नोसोड 201 एम में यूज़ करते हैं, हम नोसोड लो पोटेंसी में यूज़ नहीं करते। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न 5 पूछा गया, हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू रिपीट नोसोड। अब अगेन किसी ने नोसोड दे भी दिया, तो आज की डेट में कोई उसको एक डोज हफ्ते की दे रहा है, कोई एक डोज महीने की दे रहा है, कोई एक डोज 6 महीने की दे रहा है, कोई एक डोज साल की दे रहा है। किस बेसिस पे, कोई बेसिस नहीं है। क्यों, अगर हम होम्योपैथिक फिलॉसफी की बात करें तो एक्चुअल फिलॉसफी क्या कहती है कि जब सिम्टम आपके वीन ऑफ हो जाएं और जब आपको पुरानी दवाई का जो असर है वो खत्म होना दिख रहा हो, आप फॉर एग्जाम्पल 245 to 294 पढ़ेंगे, हम भी स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं ऑर्गन में, कि 245 के बाद आप पढ़ना शुरू करो, तो ये बोला गया है कि जहां पर आपको लगे कि दवाई का असर खत्म हो रहा है, पेशेंट को वो दवाई आपने उसी पोटेंसी में रिपीट करनी है। और अगर असर कुछ कम टाइम में खत्म हो गया तो उसी दवाई की हाई पोटेंसी देके आगे रिपीट आगे देना है। तो अगर आपने ट्यूबरकुलाइनम 200 दे दी कि बिना किसी सिम्टम के, कि सिर्फ पेशेंट की इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है, जो हम लोग कर रहे हैं, एक वो था सर्वे था, एक और सर्वे रिसर्च था, बीसीटी, बैलोरोना कैलकेरिया का ट्यूबरकुलाइनम। आंध्र प्रदेश में ये रेजिम फॉलो हुआ था कि उन्होंने एक हफ्ते बैलाडोना, एक हफ्ते कैलकेरिया का, एक हफ्ते ट्यूबरकुलाइनम। तो और जस्ट टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों में, जो यूआरटीआई आ रहे हैं वो कम हो जाए, कम हुए। तो अगर हम फिलॉसफी से सोचें तो बेलाडोना दे दी, चलो कैलकेरिया का उसका फॉलोअप अच्छा है। टुबुकलाइनम का क्या रोल था, और वो भी अपने 200 में वीकली देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिपीटेशन है मन मर्जी है। मुझे कोई ऐसा लिटरेचर नहीं मिला जो बोले अच्छा ये इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा एंड डिस्कशन में आके। सो इसमें लोगों ने बोला सिंगल डोज ओनली, 65% पीपल, कि हम उसको रिपीट करते नहीं हैं। लेकिन 35% लोग वो भी थे जो रिपीटेड डोजेस में दे रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये वो क्लिनिशियंस हैं कि जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से जाके बाहर नोसोड को एज अ दवाई लिया कि हाँ मुझे रिपीट करनी तो मैं करूँगा, क्या प्रॉब्लम है,
वो टेंटाइज्ड है, मैं कौन सी 1x दे रहा हूँ, मैं कौन सा टिंचर दे रहा हूँ। सो मैं उसको उस परव्यू में तो यूज़ कर नहीं रहा। तो मैं अपने यूसेज को एक लॉजिक यूज यूज पे करूँगा, लॉजिक प्रिसीजन। अभी हम 2-3 दिन पहले यही बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एक पैनल डिस्कशन था, आप में से कुछ लोग होंगे वहाँ पे। सो पैनल, एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का क्या डोमेन्स है, प्रिसीजन है। आप कितना प्रिसाइजली प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसको, वो डिपेंड करता है कि आपने केस को कितना अच्छे से समझा है। खाली कि अच्छा ये ले लो और दे दिया, वो तो कहानी अलग रास्ते पे। बट अगर आपने उसको पढ़ा है, केस को ट्रीट करना है, डीप तक जाना है, फिलॉसफी फॉलो करनी है, रिपीटेशन की फिलॉसफी। अब रिपीटेशन की फिलॉसफी भी हम आएंगे कुछ लाइंस के बाद। तो आपको वो क्लिनिकल ओरिएंटेड है होना चाहिए। अब रिपीटेशन की फिलॉसफी, क्या मुझे कोई भी ऐसा एक इंसान है जो ये बता दे कि ऑर्गेनन में कहीं पे सिंगल डोज लिखा है? नहीं लिखा। हम हर स्टेज पे, हम हर जगह एक बात करते हैं कि सिंगल डोज, सिंगल डोज। कहीं लिखा ही नहीं है सिंगल डोज, कहीं लिखा ही नहीं। हमने मिनिमम डोज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हमारा, हमने जो डॉक्ट्रिन पढ़े, जो अपने हमारे लॉज पढ़े होम्योपैथी के, लॉ ऑफ मिनिमम है, लॉ ऑफ सिंगल डोज तो है ही नहीं। अब मिनिमम किसके कॉन्टेक्स्ट में? पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में। भाई, दरवाजे पे बाहर एक घंटी बजी, मुझे सुनाई नहीं दी, किसी ने 2 बार घंटी मारी, मुझे सुनाई दे गई, तो मेरे लिए मिनिमम डोज टू हुई ना। किसी ने दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही हाथ उठाया और मुझे लगे क्योंकि बाहर आया, मैं बाहर भाग के गया, तो मिनिमम डोज हो गई। अब कोई दरवाज़ा पीट रहा है और मैंने उसको सुना ही नहीं, ठीक है। सो ये जो मिनिमम डोज कॉन्सेप्ट है, ये सिंगल डोज कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगल डोज जो दे रहे हैं वो भी मिनिमम का प्रकार है, पार्ट है उसका। लेकिन आपको जो रिपीट करनी है, वो आपको रिपीटिशन के भी अपने अपने रूल्स के हिसाब से रिपीट करनी है। सो यहाँ पे लोगों ने क्या बोला कि नोसोड के यूसेज को वो सिंगल डोज दे रहे हैं और वो रिपीटेड डोज दे रहे हैं। तो मुझे ये जो ये कॉन्सेप्ट था ना, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा कि लोग अभी भी हैं जो रिपीटेड डोज दे रहे हैं, देनी चाहिए केस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप हर केस में दे रहे हैं। हाँ, जहाँ पर आपकी क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे रिपीट करने का फायदा नहीं है। एक सिंपल, ये सिंपल एक 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 आई थिंक सर, हम क्वेश्चन बाद में थोड़ा सा लेते हैं। सो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझना है कि जहाँ पर आपने अपना कॉन्फिडेंस बना लिया कि पेशेंट को समझ लिया, वहाँ तो रिपीटेशन ईजी हो जाएगी। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप रिपीट करो, आप एक्यूट में दो, आप एलएमसी पर दो, आप दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार दो। उसने काम नहीं करना तो नहीं करना, फीवर नहीं उतरता तो नहीं उतरता, आप चाहे दवाई 10-10 मिनट बाद दे दो। और हम लोग क्लिनिशियंस हैं, वी नो दिस दिस चैलेंज बेटर, हमें पता है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि इफ रिपीटेड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अब इसका भी एक मकसद था, क्या था, पहले ये देखते हैं आंसर क्या है। आंसर आए कि डेली डोज। कुछ 11 लोग थे, 11% लोग थे जिन्होंने बोला कि वो नोसोड को डेली डोजेज में दे सकते हैं। जैसे बच्चे आते हैं, दे दिया सिंगल डोज ट्यूबरकुलोनाइन 200, सिंगल डोज डेली देनी है। ये बहुत लोग ऐसे भी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं कि एक ही दवाई की डोज ट्वाइस डेली फॉर 3 डेज, 3 दिन देना है। अब पहले सिंगल डोज आता था, चलो समझ में आता था, फिर 3 डोजेस कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, हम लोग को कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया गया कि 3 डोजेस दो, उसी को डिवाइड करके 3 डोज दे दो। आज की डेट में जब कहीं से सुना, सर हम तो सुबह शाम देते हैं 3 दिन के लिए, लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक है? कहाँ लिटरेचर में कहीं लिखा है 3 दिन देनी है? नहीं। लिटरेचर में लिखा है कि सिंगल डोज देनी है? नहीं। रिपीटेड लिखा है? हाँ, रिपीटेड लिखा हुआ है, रिपीटेड लिखा हुआ है। मिनिमम का लिखा, मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है ही नहीं। मिनिमम का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है। मतलब आपके लिए मिनिमम डोज सिंगल डोज हो सकती है, मेरे लिए मिनिमम डोजेज वो 4 डोजेज हो सकती हैं। सो हम 3 दिन देके देखते हैं, पेशेंट को असर आ गया तो हमारी मिनिमम डोज बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो अगर आप बोरे कॉन्सेप्ट लो, तो अब लोग, कुछ लोग कहते हैं सर हमने एक सिंगल डोज देके ना, हमने दूसरी दवाई शाम से शुरू कर दी, अगले दिन से शुरू कर दी। आप बोरिक उठाइए, एक दवाई का असर 15 दिन रहता है। तो अगर आप एक दवाई दे के इमीडिएटली शाम को दूसरी दवाई दे रहे हैं, तो क्या ये पॉलीफार्मेसी नहीं है? है।
क्योंकि आपने उसका एक्शन एग्जॉस्ट होने से पहले दूसरी दवाई दे दी। तो इसका मतलब कि हम जो रूल्स हैं, जो लेजिस्लेशन है, जो फ्रेमवर्क है, जो जितनी चीज़ें हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं, उनको हम लोग एक अडेप्टिव नेचर में यूज़ कर रहे हैं, ये समझ के कि हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अगर सिंगल डोज डोज रूल फॉलो करना है ना, तो उसको रूल की तरह फॉलो करना है, कन्वीनियंस की तरह फॉलो नहीं करना कि अच्छा मैंने अभी तो सिंगल डोज दे दी, मैं रात को नक्सवामी का दूंगा, सुबह सल्फर दूंगा। तो दोनों का एक्शन जो है वो कुछ घंटों बाद तो मिक्स होगा। या तो मैंने नक्सवामी का दी और खाली नक्सवामी का दी कि चलो मैं 15 दिन नक्सवामी का दूंगा, या एक डोज देके छोड़ दूंगा कि बोरिक कहते हैं 15 दिन बाद इसका असर खत्म हो जाएगा, तो 16वें दिन मैं सल्फर दे के उस केस को बंद कर दूंगा। मुझे सुबह अलग देनी है, शाम को अलग देनी है, दोपहर में अलग देनी है, फिर मुझे देन आई क्लेम आई एम सॉरी कि मैं सिंगल डोज प्रेस्क्राइबर हूँ। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस और नियमों के आधार पे ना कहीं पे आती नहीं है, बट इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी हम लोग डिस्कशन में ये चीज़ लेंगे कि हम इनको कैसे हम लोग इनको एक कोलैबोरेटिव वे में, एडेप्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं, जो लॉजिकल है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग इलॉजिकल बात कर रहे हैं। सो आगे चलते हैं कि वीकली डोज जो थी वो कुछ 10% लोग यूज़ कर रहे थे, मंथली कुछ 11% लोग, और सिंगल डोज एंड रिपीट इफ नेसेसरी कुछ 70% लोग। तो वो नोसोड की रिपीटिशन के लिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिंगल डोज देके वेट कर रहे थे अपने रूल्स के हिसाब से। ठीक है, इट्स ओके। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आया कि यू प्रिस्क्राइब नोसोड एज। अब मुझे ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन उस टाइम पे, उस समय पे, आज से 12 साल पहले, ठीक है, आज थोड़ा एक्सपीरियंस होता जा रहा है, 12 साल पहले भी एक्सपीरियंस था, तो क्वेश्चन ना मैंने फ्रेम किए बात कर करके कि आप नोसोड को क्या देख के प्रिस्क्राइब कर रहे हो, ऐसे कैसे उसको फील कर रहे हो। सो पहला ऑप्शन था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि हम नसोड को एक रेगुलर मेडिसिन लेके यूज कर रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस की अपनी रिस्पेक्ट एज अ रेमेडी, कार्सिनोसिन की अपनी रिस्पेक्ट एज अ रेमेडी, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट और टू एज एन, हम कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं, हम सबने साइंस पढ़ी हुई है, कैटलिस्ट हमने पढ़ा हुआ सबने। अ कैटलिस्ट इज गिवन कि जो किसी एक केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, तो हम नोसोड को ना एज अ कैटलिस्ट दे देते हैं बीच में। अच्छा यार, तुम बेलाडोना खा रहे हो, तुम ट्यूबरकुलोसिस ले लो। अच्छा, तुम पल्सिटला ले रहे हो और तुम्हारा कैरेक्टर सीपिया जैसा आता जा रहा है, और घर में किसी को कैंसर हुआ था, कार्सिनोसिन ले लो। दिस इज व्हाट डू। अ गुड नेचर्ड किड इज, अ गुड नेचर्ड पल्सटिला किड इज कार्सिनोसिन। कि जिसका नेचर पल्सटिला वाला है, उसके जो हॉबीज हैं वो सारी एनिमल लवर है, सब चीज़ें पसंद है, चॉकलेट खाता है, ये वो, तो कार्सिनोसिन देनी है। तो इस तरह से ना हम उसको इंटरकरेंट कैटलिस्ट दे रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ 14% लोग थे जिन्होंने माना कि वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। कुछ बहुत कम लोग थे जो एक्यूट वाले, अब एक्यूट में बहुत चैलेंज आ गया कि सिम्टम ही नहीं है और हमें डर लगता है नोसोड देने में कि नोसोड पता नहीं क्या है, तो एक्यूट रेमेडी में कोई नहीं यूज़ कर रहा। इंटरकरेंट रेमेडी कुछ 9% लोग थे जो इंटरकरेंट यूज़ कर रहे थे, जिनको लगता है कि जहाँ कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही वहाँ पे नोसोड दे दो। एंटी माइस्मेटिक कुछ अगेन 7% लोग ऐसे थे जो कंसीडरिंग फैमिली एंड पास्ट हिस्ट्री। बट एडेप्टेबिलिटी की बात हम बात कर रहे थे, तो कुछ क्लिनिशियंस, 70% क्लिनिशियन ऐसे थे, 70% ऐसे थे जो एज पर नीड ऑफ द केस। तो ये मुझे यहाँ पर क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि जो हमने एक प्रश्न उनसे शुरू में पूछा था कि आपको हिस्ट्री पता है नहीं पता, यहाँ तक आते आते क्लैरिटी है कि मैं अपने क्लिनिक में नोसोड जो यूज़ कर रहा हूँ वो एज अ नीड ऑफ द केस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी जो है एज अ होम्योपैथ अडेप्टेबिलिटी, मेरी अपनी मतलब जो मैंने सीखा है उसको मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, वो यहाँ पे बहुत निखर के आ रहा है। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया, विच डिस्पेंसिंग मेथड सूट्स द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू व्हाइल प्रेस्क्राइबिंग नोसोड। कौन सा ऐसा डिस्पेंसिंग मेथड है जो आप नोसोड जब यूज करते हो तो आपको सबसे अच्छा लगता है या आप वो करते हो। अब इसका पूछने का कारण था, जैसे आप पहले हम आंसर्स देखते हैं, तो 25% लोगों ने बोला मिल्क शुगर, कुछ 44% लोगों ने बोला ग्लोब्यूल्स, कुछ 23% लोगों ने बोला पानी के अंदर, और कुछ 11% लोगों ने बोला कि हम रेमेडी को देते हैं डायरेक्ट ओवर द टंग, कि पेशेंट आता है तो सीधा एक जबान पे एक बूंद ले लो। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगेन हम अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को, मतलब मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, कि पेशेंट को लगता है कि उनकी जीभ पे कुछ गया है,
तो वो डायरेक्ट जो ड्रॉप है ना, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को देखा कि अच्छा जबान खोलो, 2 बूंदें डाल दी, तो पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल रिलीफ है कि अरे मेरे को दवाई ना डायरेक्ट गई है, कुछ चुभ है जाके दवाई गई है। आप वहीं उनको ग्लोब्यूल्स दे दो, तो उनको लगता है मीठी मीठी गोली आपने क्या दे दी, ये तो उसमें तो दवाई नहीं है, उसमें सब सूख गया है, इसमें टेस्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं दवाई की। बट काफ़ी लोग वाटर में भी देते हैं कि अच्छा जाके इसको आधे कप पानी में डिजोल्व करना, उसको 1 चम्मच लेना या पूरा लेना, जैसे भी ले रहे हैं उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। सो ये सब जो थे मोड ऑफ डिस्पेंसिंग थे नोसोड्स को देने के लिए, कि कोई मिल्क शुगर यूज़ कर रहा है तो ज़्यादातर लोगों ने मिल्क शुगर और ग्लोब्यूल्स को यूज़ करके सिंगल डोजेज देने का अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है। कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, चलते हैं इसमें आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न हुआ, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि एग्रवेशन सिम्टम्स में हो और आपने नोसोड दिए हुए? यहाँ पर आता है वो डर जो हमने शुरू में नोसोड्स को दिखा, अरे नोसोड मत दो। क्यों? नोसोड से एग्रवेशन होती है। क्या एग्रवेशन ग्रेफाइटिस से नहीं हो सकती? क्या एग्रवेशन सल्फर से नहीं हो सकती? क्या एग्रवेशन बेलाडोना से नहीं हो सकती? क्या एग्रवेशन A to Z जितनी दवाइयां हैं उनसे नहीं हो सकती? अगर हम नियम की बात कर रहे हैं, हम कार्डिनल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, हम रूल की बात कर रहे हैं, तो एग्रवेशन तो किसी से भी हो सकती है। तो एग्रवेशन किससे हो रही है? पेशेंट की इम्यूनिटी से हो रही है। प्रॉब्लम दवाई की नहीं है, दवाई तो सबके लिए सेम है, लेकिन जो पेशेंट ने रिएक्ट किया वो एग्रवेशन है। बट हम नोसोड को हमेशा देखते हैं कि अच्छा इससे गड़बड़ ना हो जाए। क्या गड़बड़ हो गया है, चलो देखते हैं आगे। कुछ लोगों ने बोला यस सिवियर एग्रवेशन, बट 4% लोग थे ऐसे जिनको लगा कि नोसोड देने के बाद हुआ। कुछ लोगों जो मेजोरिटी थी यस ओकेजनल एग्रवेशन फॉलोड बाय एमेलोरेशन, 64%, 63% लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि कुछ हल्का फुल्का होता है लेकिन एमेलोरेशन या रिलीफ आता ही आता है। और 35% लोग ऐसे थे जिनको लगा कि हमने नोसोड आज तक दिए हैं और कोई एग्रवेशन नहीं हुआ। यहाँ पर क्लैरिटी लेने वाली बात है कि हम नोसोड को अपने प्रैक्टिस में कैसे अडेप्ट करना चाहते हैं। आगे चलेंगे, पूरे सर्वे को एक बार बीच में डिस्कशन में लेके आएंगे। 9वां प्रश्न पूछा गया कि अगर आप एग्रवेशन की सिवियरिटी को देखो कि कितनी ज़्यादा हुई, तो 1 से 5 के स्केल में आप उसको कहाँ पे रखोगे? यहाँ पर लोगों ने बोला सबसे ज़्यादा जो हुआ वो मॉडरेट, 46% लोगों ने बोला। देन मॉडरेटली कुछ 4% लोग थे, सिवियर आई थिंक 4 लोगों ने इसे बोला कि उनको लगा कि ऐसे एग्रेवेशन हुई है। लीस्ट नहीं हुई 17%, और 30% लोगों ने इसका आंसर देने से मना कर दिया। तो मैं वो मानता हूँ कि ये 30 लोग इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस में एग्रेवेशन कहाँ पे हो रही है और कैसे हो रही है उसको नहीं जान सकते। आज की डेट में जब कॉम्प्लेक्स डिसीज आ रहे हैं, तो क्या आप डिसीज एग्रेवेशन और मेडिसिनल एग्रेवेशन में फ़र्क कर सकते हैं? ज़्यादातर केस में हम नहीं कर पाते, क्योंकि सिम्टम कॉम्प्लेक्स हैं। एक पूरा ऐसा नेटवर्क बना, नेक्सस बना हुआ है, पेशेंट सिम्टम लेके आता है, अच्छा ये हुआ, तो क्या वो श्योरिटी के साथ है? क्या आपने उसको मटेरिया मेडिका की बुक में रेफर किया ऊपर तक जाके कि ये हो सकता है? यहाँ हम सिर्फ अपने मन से बोल रहे हैं कि अच्छा आपने दवाई ली, आपको दिक्कत हो गई। वो डिसीज एग्रेवेशन भी हो सकता है, वो न्यू डिसीज भी हो सकता है, वो कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। जो नो आंसर है ना, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे, तो 10वां क्वेश्चन आया कि क्या आप सपोर्ट करेंगे नोसोड प्रिस्क्रिप्शन को रिपीटेड डोजेस में? आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं सबसे, तो क्या आप नोसोड को रिपीटेड उसमें देना चाहेंगे? तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे यस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने में और करने में फ़र्क है। तो जब हम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं उन लोगों ने क्या बोला। तो कुछ 15% लोगों ने बोला कोई हार्म नहीं है। कुछ 22% लोग अभी भी एडमेंट थे कि नहीं, नोसोड को रिपीट नहीं करना चाहिए। बट 63% लोग वो थे, जो क्लिनिशियन थे, उनका मानना था यस इनको दे सकते हैं जब ज़रूरत पड़े, जब नीड आए तो। 11वां प्रश्न पे आते हैं। टू विच एज ग्रुप नोसोड आर बेस्ट अडेप्टेड? अब ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। अब ये सर्वे हम लोग भी आपस में ले सकते हैं, अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बाद में जुड़ेंगे, कि चलो आज कौन से नोसोड में आपका, कौन से एज ग्रुप में नोसोड सबसे अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नोसोड की अडेप्टेबिलिटी यूसेज पे आते हैं, वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं कि इसकी जो अडेप्टेबिलिटी थी इंटीग्रेंट थी।
इसकी जो अडेप्टेबिलिटी थी वो एंटी माइजमेटिक थी। इसकी जो अडेप्टेबिलिटी थी वो टेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए थी। तो जब टेंडेंसी रिड्यूस करने की बात आती है तो जो ग्रुप के एज ग्रुप के डिसीज होते हैं उन पे आ जाते हैं वापस। चलो इस पे आते हैं वापस, इन्फेंट्स एक ने यूज़ किया यस। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में काफ़ी लोगों ने यस, 5% लोगों ने बोला। यंग और मिडिल एज में कुछ अगेन 6% लोग थे। ओल्ड एज में भी इन्फेंट वाला हाल था। बट यहाँ पर एक ओपन आंसर आया कि हर एज ग्रुप जहाँ पर सिम्टम हमें इंडिकेटेड हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई एज ग्रुप नहीं है, वो एक दवाई है, वो एक सिंपल एक एक होम्योपैथिकली प्रिपेयर्ड प्रिपरेशन है। वो चीज़ है जिसको हमने होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को लागू करके उसको एक दवाई में कन्वर्ट कर दिया। वो चाहे डिसीज प्रोडक्ट था, चाहे वो पॉइजन था, चाहे वो कुछ भी था, वो जब उस दौर से गुजरा, उस चीज़ से गुजरा, तो वो एक दवाई बन चुका है, तो जिसको आप हर एज ग्रुप में दे सकते हैं सिम्टम के हिसाब से। 12वां प्रश्न आया, हाउ मेनी नोसोड डू यू यूज कॉमनली। अब ये अगेन मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा कि हम बात तो करते हैं 150 की। हम बात करते हैं, आप मेलेंड्राइनम, आप सॉरी मेलेंड्राइनम, आप एक्स वाई जेड नाम लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी दिस दैट। अब मलेरिया नोसोड ले लो। हम में से कितने लोगों ने मलेरिया नोसोड यूज किया? क्या आप हाथ खड़े कर सकते हैं? शायद कुछ लोग होंगे। ठीक है। लेकिन हमें पढ़ने में और वो वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है। हमने अरे मलेरिया नोसोड, अरे डेंगू नोसोड कहाँ मिलता है, किस पोटेंसी में मिलता है, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि सिर्फ मेरे मन की दवाई थी मैंने बना दी और मिल गई? नहीं मिलेगी आपको। क्या वो होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है? उसकी प्रिपरेशन को, उसको बनाते कैसे हैं? क्योंकि आप बनाने के मानक यूज करोगे तभी तो दवाइयाँ आपकी अच्छी बनेंगी, है ना? मैंने ये सेम चीज़ बोली है। बेसिक फिलोसफी पे आओ कि जब दवाइयाँ आपके पास अच्छी क्वालिटी की होती हैं, पेशेंट तभी ठीक होता है। तो हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी भागते हैं, अच्छा इसकी दवाई अच्छी है, उसके नोसोड अच्छे हैं, उसका ये अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है, इस पोटेंसी में अच्छा नहीं है। तो हम, बट सुनने के लिए तो हमें बहुत अच्छा है कि 150 नोसोड आप काउंट करेंगे ना, तो मुझे लगता नहीं कि हम सब लोग मिलके 8 से 10 नोसोड अपने रूटीन प्रैक्टिस में यूज भी करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उस टाइम लोगों ने क्या बोला सर्वे के हिसाब से। तो कुछ 30% लोग ऐसे थे, 31% लोग जिन जो लेस देन 5, 5 से कम। 5 से 10%, 5 से 10 नोसोड वाले जो थे वो 46% लोग ऐसे थे। 10 से 15 12%, और मोर देन 15 12%। तो अब मान के चलो मेजॉरिटी जो है आपका यहाँ पर 70 76 70% वो लोग थे जो 10 के आसपास नोसोड अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। और कुछ 22 या 23% लोग ऐसे हैं जो 10 से ज़्यादा 15 नोसोड तक भी अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो आई थिंक आपके लिए होमवर्क है, हम चलिए घर चलते हैं आज, क्लिनिक के बाद क्लिनिक वाइंड अप करते हैं और अपने क्लिनिक में एक बार नज़र मारते हैं अपनी ऑर्डर लिस्ट पे कि हम कितने नोट्स यूज़ कर रहे हैं। क्या हम नए नोट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? अगर हम पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो कहाँ से पढ़ें? खाली एक्सपीरियंस लेके यूज़ करना मुझे लगता नहीं कि वो बहुत एक लंबे समय के लिए कारगर होता है। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, आपका अच्छा होना हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं आज आपको क्लिनिकल टिप्स दे देता हूँ। वो क्लिनिकल टिप्स आपके केसेस में एज इट इज़ काम करें, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर से प्रभावित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि अरे हमने ये करना है। लेकिन हम जब सेम दवाइयाँ यूज़ करते हैं ना तो हमें वो हमारे पेशेंट में काम ही नहीं करती। क्यों? अगेन 13वां प्रश्न लेके हम अडेप्टेबिलिटी पे आएंगे। सो 13वां प्रश्न आया कि हैव यू एवर हैड एनी डिफिकल्टी, क्या आपको कभी कोई ऐसा दिक्कत हुई नोसोड को प्रोक्योर करने में? अब ये क्वेश्चन जो था ना, बिकॉज ये इंटरनेशनल सर्वे था तो क्वेश्चन उनके लिए था जहाँ पे नोसोड मिलते नहीं है। आप फ्रांस में को नोसोड लेके देखिए देखिए, फ्रांस में नोसोड क्यों, इन्हीं चीज़ों की वजह से कि नोसोड खराब है, नोसोड का ये है, नोसोड का वो है, वहाँ पर आपको नोसोड मिलते ही नहीं है। क्योंकि डिसीज प्रोडक्ट के नाम पे जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे दवाई उनको प्रेजेंट नहीं किया, हमने हमने बोला कि अच्छा ये डिसीज प्रोडक्ट है, ये डिसीज प्रोडक्ट है। तो गवर्नमेंट बोलती है डिसीज प्रोडक्ट क्यों हमने देना है? हम उनको ये नहीं बोल रहे कि वो दवाई है। तो बहुत सारी जगह पे नोसोड जो है बैन होते जा रहे हैं।
तो आपको मिलते नहीं है। आप इंडिया में भी इस टाइम पे आप जितने नोसोड यूज़ कर रहे हैं, आप उतने नोसोड यूज़ कर रहे हैं, आपको एक नया नोसोड लेके देखिए, वो आपको मिलेगा ही नहीं। कारण स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल नोट पे आपने बोल दिया कि अच्छा ये बीमारी का एक नोसोड बना लेते हैं, लेकिन जब आप स्टैंडर्डाइजेशन पे आएंगे कि वो कैसे बनेगा, उसके क्या, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, क्या उसके फोकलोर यूज था, क्या उसकी सेफ्टी एफिकेसी है, हर हर दवाई की सेफ्टी एफिकेसी टिंचर फॉर्म में, लो डाइल्यूशन फॉर्म में असेस होती है, वो तभी आगे आती है। सो यहाँ पर जो थी, इन 13 प्रश्नों पे ये कहानी खत्म हुई कि हमने नोसोड लिए, नोसोड का यूज़ क्या था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारी प्रैक्टिस में। तो ये 13 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आज की डेट में भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने उस टाइम थे, कि वेदर वी आर यूजिंग नोसोड इन राइट डायरेक्शन, क्या हम सही दिशा में नोसोड यूज कर रहे हैं, या हमें नोसोड के लिए एक दिशा निर्धारित करनी चाहिए। सो मैं अब यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ, इसको डिस्कशन लेते हैं कुछ मिनट के लिए, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। बात यहाँ पर आई एक अडेप्टेबिलिटी की, एक सोच की। तो मेरे हिसाब से मैं इसको टेक अवे यहाँ पे ये खत्म करना चाहूंगा कि नोसोड भी हर एक दवाई की तरह दवाइयाँ हैं जो पोटेंटाइज्ड हैं। यहाँ पर ज़रूरत है उनको रीप्रूव करने की, उनको स्टैंडर्डाइज करने की, और उनको आगे लेके आने की एज होम्योपैथिक मेडिसिन, नॉट एज अ ब्रांच, कि जिस जो लगे कि हमें नोसोड यूज़ नहीं करना। और ये सिर्फ मिथ है कि आप नोसोड को लो पोटेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ये मिथ है। आपके एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा कि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। यस, डॉक्टर नीलम, कुछ आप कहना चाहेंगे? तो नीलम, आप हैंड रेज की हैं। डॉक्टर आपको नीलम। यस या यस, गुड गुड इवनिंग सर। तो या सर मुझे, मैं एक्चुअली थोड़ा सेशन लेट ज्वाइन हुई, उसके लिए सॉरी। तो मुझे एक प्रश्न था थोड़ा ये हाँ जी नोसोड मैम। का, कि एक पेशेंट में मैंने मेडोरेनम यूज की, एक्चुअली वो बच्चा, और उसको उसकी कंप्लेन के लिए लेकेसिस, बेलाडोना, मॉक्सॉल, इसमें मैं रोटेट होती रही बट कभी कोई आराम नहीं मिला। हाँ जी। फिर एक कहीं पे मैंने मेडोरेनम का एक सिम्टम पढ़ा, मतलब कुछ रीडिंग कर रही थी, उसमें आया कि इसमें जो बटक्स रीजन में एक्जिमेटर्स या कुछ ऐसे आते हैं कुछ इरप्शंस, ये इसका हाँ जी। की बोला गया था। तो वो हम्म। बच्चे का इशू वो पहला वही था जो कि इग्नोर हो गया था एक्चुअली। तो मुझे हम्म। लगा ये सब इसके शेड्स, और मेडोरिनम का जो हम मेंटर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो कैसा वो दो फेज में, कभी तो बहुत अच्छा, कभी बहुत शैतान, इस तरीके का कुछ मेरे दिमाग में बैठा था, तो मैंने इसको मेडोरिनम दिया। तो हाँ बच्चे जी। को काफी इम्प्रूवमेंट है, उसके आईज में कुछ इशू होते थे लाइट्स वगैरह का, और कुछ ना कुछ लगा रहता था। लेकिन मैं ना, तो मेडोरिनम का जैसे एक सोच है कि रिपीट नहीं हम्म। करते, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया था, तो आई वाज रिलक्टेंट कि मेडोरिनम लग तो रही है, तो मैंने उसको बस एक ही 200 डोज दी। उसके बाद हम्म। अब कब रिपीट करना है, दैट आई वाज नॉट श्योर, क्योंकि कंप्लेंट्स जो है वो पूरी तरह, बट इट वाज क्वाइट रिलीफ। तो अभी लगता है जैसे रिपीट करना चाहिए, मुझे लग रहा है, लेकिन वही फिर अभी ये सेशन बाय चांस मुझे मिल गया, तो अभी आपके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं रिपीट कर सकती हूँ सेफली। यही यस मैम। मेरा प्रश्न था। यस मैम, देखिए नोसोड को अगेन हम लोग को अगेन, अब जब हमने बाद में शुरुआत में यही हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि हमें अपने बचपन से, मतलब हम होम्योपैथी में अपने बचपन को फर्स्ट ईयर मानते हैं। हमें अपने बचपन में ना पहले क्लास में बोला जाता है कि अरे नोसोड यूज मत करो। क्यों? एक बार आपने कोई चीज़ पोटेंटाइज कर दी तो होम्योपैथिक कन्वर्ट हो गई, मतलब आपने उसको पूरा प्रोसेस दे दिया, तो 6C तक आते आते कोई मटेरियलिस्टिक डोज तो बची नहीं। तो वो एक एक दवाई है, हाँ। आपके वो सिम्टम सिलेक्शन और प्रिसीजन के ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहें। अगर आपके पास सिम्टम पूरे आ रहे हैं तो आप उसको रिपीट करें, आप उसको कैसे भी यूज़ करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर मैं मेडोराइनम को, मैं एक फ्लिप कर देता हूँ कि मैंने मेडोराइनम को एक केस में यूज़ किया कि जहाँ पर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, होता ना, द रेमेडी, द केस कम्स टू स्टैंड स्टिल, वेल सिलेक्टेड रेमेडीज फेल टू एक्ट। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि दवाइयाँ आप दे दे के थक गए, नहीं काम हुआ, और वो ऐसे साइकोटिक फेज होते हैं कि जहाँ पर आपको एक एंटी साइकोटिक देनी है। तो मैंने वो सिम्टम देख के नहीं दिया, मैंने वो सिचुएशन देख के दिया। वहाँ पर है, वहाँ पर मुझे रिपीटेशन कम करनी है, एक सिंगल डोज दे के चाहे छोड़ देना, चाहे 15 दिन देखूँ या 20 दिन देखूँ या महीना देखूँ, तो वो देना है।
लेकिन अगर यही फ्लिप करूं कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं जिनको टॉन्सिलाइटिस है, कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, मतलब पूरे वो फॉस्फोरस ट्यूबरकुलिनम वाला फेज चल रहा है, तो उस केस में मैं ट्यूबरकुलिनम को रिपीटेड भी देता हूँ, वीकली भी। एंड लैब मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ, मैंने एक्यूट में भी दी हुई है। अगर मुझे सिम्टम पूरे श्योरिटी मिल रही है तो सिंपल एक लाइन में इसको नटशल में बोलना चाहूँगा, प्रिस्क्राइबिंग प्रिसीजन डिपेंड करती है आपकी सिम्टम सिलेक्शन पे। जितने ज़्यादा सिम्टम सिलेक्टेड अच्छे होते हैं, प्रिस्क्राइबिंग प्रिसीजन उतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जितने सिम्टम कम होते हैं उतना प्रिसीजन कम होता है। तो वहाँ पर आपको ब्रॉड एक्टिंग दवाइयों में जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्सिनोसिन, तो लोग कार्सिनोसिन को सिम्टम देख के नहीं दे रहे, फील देख के दे रहे हैं कि अच्छा फैमिली हिस्ट्री है तो हो सकता है कार्सिनोसिन काम कर जाए। ये मेरा मानना है। हाँ, एक डॉक्टर नीलम का एक और है, आई कैन यूज एट अदर, क्या डॉक्टर नीलम? हाँ जी, ये सर कैन यू, हाँ जी मैम, आप देखिए नसोड को आप एक रेगुलर मेडिसिन की तरह यूज़ कीजिए। अगेन अगर आपके सिम्टम पूरे आ रहे हैं तो वो एक रेगुलर रेमेडी है, सिम्टम पूरे नहीं आ रहे तो वो इंटरकरेंट है। ये सिंपल एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर मैं बोलना चाहूँ, सो अब जैसे किसी बच्चे में आपको पूरे डिजायर आइज भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो लो पोटेंसी में भी दोगे तो एक्यूट में भी काम करेगी, क्योंकि सिम्टम आपके मैच कर गए। और जहाँ पे नहीं किया वहाँ पे हाई डोजेस में उसको आप इनफ्रीक्वेंट डोजेस दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर सौरभ, यस अ, सर। आपका एज क्या हुआ? सर एज, सर यंग लग रहा हूँ या बुढ़ा लग रहा हूँ? अभी कुछ कुछ बाल पके हैं लेकिन अभी यंग लग रहे हैं। सर 43। सर अभी बहुत आपका जो मैच्योरिटी है, हम लोग कहते हैं कि एज के साथ आता है, लेकिन आपका मैच्योरिटी इतने कम समय में इतने बढ़िया आपने स्टैंडर्ड, ये होम्योपैथी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो आपने ये मुहिम उठाया है, और मुझे लगता है कि इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका भी रहा। एक चीज को मैं देख रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है, नोसोड्स के लिए, सार्कोड्स के लिए और बहुत सारी मेडिसिन के लिए सब लोग इसको हाई पोटेंसी में दो, इसको लो पोटेंसी में दो, ऐसा क्यों उठता है? हमको लगता है कि हम लोग वन साइडेड, या क्या कहते हैं, एक किसी ऑथर का कहीं का ओपिनियन पढ़ लिया। और आपने बहुत अच्छा बात कहा कि किसी सेमिनार में सुन लिया, किसी ने कहा कि मुझे इसमें लाभ हुआ, अब आप उसको पकड़ लिए, पकड़ करके उसको चलने लगे। ये तो आपने उसके डिटेल्स में नहीं गया। बैकग्राउंड ये है कि हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और क्रॉनिक डिजीज, ये हमारा बेस बुक है। और डॉक्टर हैनीमैन में कभी भी टोटलिटी को अगर आप डेविएट करते हो, टोटलिटी को लेकर के अगर नहीं चलते हैं, तो निश्चित रूप से वो होम्योपैथिक प्रिंसिपल नहीं कहलाएगा। हाँ और जी। इसमें आप हम मेडिसिन का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, फूड्स का मेडिसिन का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं ये? और क्लासिफिकेशंस का एक स्टेज होता है। क्लासिफिकेशन एक स्टेज के बाद में जब हम पोटेंटाइज कर दिए, तो पोटेंटाइजेशन के बाद में सभी मेडिसिन, तो चाहे वो मिनरल किंगडम का है, चाहे एनिमल किंगडम का है, चाहे नोसोड्स किंगडम का है, कहीं का भी है, तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन बन गया। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए लॉ ऑफ एप्लीकेबिलिटी, आपने बहुत अच्छा कहा कि एक ही होना चाहिए, अलग अलग सबके लिए मीनिंग नहीं होने चाहिए। और ये मीनिंग हम तब लगाते हैं जब हम एक लिमिटेड दायरा में सोचते हैं। मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं जो देख रहा हूँ, मुझे कभी भी ये दिमाग में ये बात नहीं आया कि मुझे इसे रिपीट नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। मुझे जब रिपीट करने का, मैं पर सुनता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि नुसूस को बार बार रिपीट मत करो। मैं बोल पूछता हूँ क्यों नहीं करो, तो इसका जवाब नहीं मिलता। बोलता है कि नहीं, इसका उत्तर नहीं है। व्हाट इज द लॉजिक? दिस इज इम्पोर्टेंट सर, है कि नहीं? बिना लॉजिक के कोई बात करना मुझे लगता है। और दूसरा चीज आपने ये इनका डॉक्टर शाह, क्या नाम है? डॉक्टर राजेश शाह। हाँ, डॉक्टर राजेश शाह का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगा। उन्होंने एड्स के प्रूविंग पर बात किया, और आपने भी एक अच्छा अभी कहा कि बहुत सारे नए नए रोज रोज एक प्रूविंग होता है, तो हम भी बैठ करके क्लिनिक में एक प्रूविंग कर सकते हैं। हम्म? बिल्कुल। और मेरा एक नो सोर्स बन सकता है। मेरे बिल्कुल बिहार सर। में मेरे बिहार में एक डॉक्टर हैं,
बेगूसराय के, अब अभी शायद नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने अपने एक समय में बहुत अपने आप को प्रचारित किया कि मैंने एक नया नोसोर्स बनाया है। ओके। हाँ, नया नोसोर्स। तो मैंने बोला कि क्या है, तो मैं ब्लड को पोटेंटाइज करके इंडिविजुअल नोसोर्स बना दिया। अच्छा। इंडिविजुअल नोसोर्स। हाँ, मैं कहा कि तो देख, ये है, कुछ दिन तक उनका ये बात लगा, लोग व्यवहार करने लगे, सिमिलिमम का कॉन्सेप्ट लेने लगे कि हाँ ठीक है, उस आदमी के लिए है, और नोसोर्स भी हम लोग उसी तरह से करते हैं। लेकिन जब तक उसका अच्छा थॉरो प्रूविंग नहीं हो जाता है, तो आप दूसरे व्यक्ति पर तो नहीं यूज कर सकते, पर्सनल उस व्यक्ति पर तो यूज कर सकते हो शायद। ये हाँ, तो इसी सही है। बीच में, हाँ इसी बीच में कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। वाई डॉक्टर मोहम्मद तारिक, you want to say something? If you want to say, you can. Why not to give only one dose of nosource and wait? Why? डॉक्टर तारिक, बिल्कुल दे सकते हैं। अगेन, मैं देखो उस चीज़ पे नहीं आ रहा कि आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं। अगेन, आपका कॉन्फिडेंस जितना है ना, वो कॉन्फिडेंस किस बेस पे है, वो ज़रूरी है। अब मुझे मुझे पता है कि मेरे केस में ऐसा केस आएगी जिसके सिम्टम, फैमिली हिस्ट्री थी, और मुझे कार्सिनोसिन को उसमें एक डोज देके वेट करना है और कुछ नहीं करना। मैं वो वेट करूंगा, मैं उसमें रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज उसकी नीड नहीं है। सो अगेन, ये सब चीज़ों का जो डिस्कशन आप हम कर रहे हैं, उसी को हम लोग कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें कि उनकी जो यूसेज है वो लॉजिक के ऊपर होनी चाहिए। वो लॉजिक आप डिफाइन कर लोगे ना, तो उसकी यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थैंक यू। डॉक्टर नेहा, यू टू से डॉक्टर समथिंग? तारिक, आप, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर हेनीमैन के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल एप्लीकेशन अप्लाई, लॉजिक अप्लाई टू द मेडिसिन। यानी कि मेडिसिन को आप बिना कुछ उस पर लॉजिक लगाए हुए, और लॉजिक ऐसा होना चाहिए जो सबको कन्विंस करे, सबको समझ में आ जाए। तो आप लॉजिक अगर ये कहते हो कि उसको रिपीट नहीं करो, इसको रिपीट करो, तो ये यूनिफॉर्म लॉजिक तो नहीं हुआ ना, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और पोटेंसी को रिपीट, सॉरी मेडिसिन को रिपीट करने का तो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जब तक आपका दवा काम नहीं कर रहा, काम करता चला जा रहा है, आप रिपीट मत करो। और जब उसका आप देखते हो कि अब इसका स्लो हो गया या आप इसको बंद हो गया, तो आप रिपीट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट की इस फ्लो को तो समझना पड़ेगा ना, और एक यूनिफॉर्मिटी को लाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो ये सब का है। और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को दूर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने बेस को देखें, अपने ऑर्गेनन को देखें, अपने रिपोर्टरी को देखें, मिथ्या को देखें। और जब तक वहाँ नहीं जाओगे, तो फिर हमको नहीं लगता है कि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग लोग अपने, और हमारा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा चीज है, वो खाली माने हमको लगता है कि हम लोग उससे प्रभावित इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हम अपने आप में मैं नहीं रह जाता हूँ, मैं वही आदमी बन जाने का कोशिश करता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है कभी भी। जी सर। डॉक्टर नेहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नेहा जी, आपको, हाँ, बोलिए नेहा हाँ जी। हाँ जी सर। सर बस मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे विद नोसोर्स बताना चाहती हूँ कि जैसे कि डॉक्टर सौरभ ने कहा कि कोई हमें मतलब वैसे सिखाया जाता है कि यू हैव टू यूज कि कोई सर्टन रेमेडी इस तरह से यूज करनी है, इसलिए वही। और जो डॉक्टर साहनी सर भी कह रहे हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपना एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि कई बार नोसोर्स इंटर करंट, जहाँ पे वही केस स्टक हो जाता है, वहाँ पे इंटर करंट बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलाइनम है, कार्सिनोसिन अगर ट्रॉमा का, मेंटल ट्रॉमा का केस है, एब्यूज का केस है, तो जो एब्यूज की अगर हिस्ट्री मिल रही है, तो कार्सिनोसिन एज इंटर करंट, जहाँ पे भी आपको मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं या इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू द ट्रॉमा और अब्यूज, वहां पे कार्सिनोसिन बहुत अच्छा काम करती है। ट्यूबरकुलाइनम इन इंटरकरेंट्स ऑफ एनी ऑफ केसेस लाइक ट्यूबल ब्लॉकेज, पीसीओडी, और आपका जो नेजल पॉलिप है, नेजल ग्रोथ्स हैं, या एनी ग्रोथ इन द बॉडी जहाँ पे भी ट्यूबरकुलम मियाजम आपको दिखाई दे रहा है। सोराइनम है स्किन केसेस में। और इवन यहाँ तो जैसे हमने इंटरकरेंट जैसे यूज किया, लेकिन ट्यूबरकुलाइनम जहाँ पे इंडिकेटेड होती है, वहां पे आप फ्रीक्वेंट डोज रिपीटिशन से भी
आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स में और बाकी स्वेलिंग्स में। तो वही मैं बात रीइंफोर्स यहाँ पे करना चाह रही थी कि हमें अपना एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि ये चीज, क्योंकि जो बुक्स में जो डेटा या जो भी नॉलेज है वो भी एक्सपीरियंस से ही लिखी गई है। वी हैव टू डू आवर ओन एक्सपीरियंस, अपना खुद का हमें एक्सपेरिमेंट और अपना, क्योंकि जब तक हम अपनी उस शेल से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपना मेडिसिन को आप टेस्ट कैसे करोगे कि हाँ होम्योपैथी कर सकते हैं, डिफिकल्ट केसेस में भी कर सकते हैं और जो केस स्टक हो जाते हैं उसमें भी ठीक कर सकते हैं। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट शेल और उस बॉक्स से बाहर निकल के आपको सोच के मेडिसिन यूज करनी होती है। यही कहना चाह रही थी। बहुत अच्छा, आपने थैंक बहुत अच्छा कहा। एक यू। सवाल है डॉक्टर सौरभ, कुछ सबसे अच्छा मैंने व्हाट इज द गुड बुक रिकमेंड करना चाहते हैं नोट्स पर? गुड बुक सर, डॉक्टर रिदिमा सोर्स बुक्स, मतलब सोर्स मैं, बुक। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इसको इसलिए कहना चाहूँगा कि आप जो भी दवाई पढ़ें, जो भी आप नोसोड पढ़ें, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो वेरीफाइड नोसोड्स हैं जिनकी क्लिनिकल प्रूविंग या यूसेज रहा है, जैसे मेडोराइनम, ट्यूबुकलाइनम, क्योंकि ये ना मटीरिया मेडिका में बहुत सालों से, शुरू से हैं, तो इनको सोर्स बुक से पढ़ना शुरू करो। जो बुक्स में आपको, जैसे बोरिक में आपको मिलता है, आप बोरिक से आप उसको, आप सपोज एलन है, बोरिक है, या आपके प्योरा है, तो जहाँ जहाँ आपको इनके रेफरेंसेस मिलते हैं ना, वहाँ वहाँ से उसको कलेक्ट करके अपना यूसेज का एक दायरा बढ़ाना शुरू करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। पल्सेटिला, नो नोसोड नहीं है, पल्सेटिला को हम एट्रोफिक राइनाइटिस में भी देते हैं, यूआरटीए में भी देते हैं, और पल्सेटिला को हम डिप्रेशन में भी देते हैं। ठीक है, सेम वे नोसोड को अगर आपकी इंडिकेशंस हैं तो आप उनको एक्यूट या लो पोटेंसी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी, जैसे अभी डॉक्टर नेहा ने बोला कि जहाँ पर हायर उसकी इंडिकेशंस जाती हैं वहाँ पर डीप एनालिसिस चला जाता है, तो सबसे पहला है कि आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से आप दवाइयों को एज इट इज़ पढ़ना शुरू करो, उनकी थीम को उठाना शुरू करो। जब हम थीम उठाना शुरू कर देते हैं ना, जब हम थीम को समझना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर एडिशंस बहुत ईजी होते हैं। सो यस, अभी के लिए इतना ही। अभी ऐसे पर्टिकुलर बुक मैं फॉलो नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक चीज को मैं शेयर करना चाहूंगा सौरभ जी। हाँ जी आज से सर। करीब करीब 30 साल पहले जब मेरे फादर पैरालाइज थे, तो उनको उसी बीच में बहुत ही हाई फीवर 103-104 चला गया था। हम्म। और उस समय में मेरे दिमाग में, मैं भी घबराया हुआ था। मैं उस समय में एज भी मेरा बहुत, आज से करीब करीब आधा से भी ज्यादा कम रहा होगा। तो मैंने उस समय में, मैं भी सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। एक दिमाग मेरे दिमाग में यही आया। उस समय में ट्यूबरकुलिनम, मैं उसके लिए बड़ा बढ़िया देख रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था इतने अति एक्यूट कंडीशंस में ट्यूबरकुलिनम कैसे व्यवहार करूं। लेकिन मैंने कहा कि चलो हिम्मत करता हूं। मैंने एक डोज ट्यूबरकुलिनम दिया, एंड विश्वास नहीं करेंगे, वो फीवर उनका चला गया ग्रेजुअली। बाय नाइट ही वाज कंप्लीटली ओके एंड फ्री फ्रॉम द। तो ये जो है सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये आप लकीर से हट करके नहीं, लकीर पर आप, लकीर, इसको लकीर किसको कहते हैं? किसी का खींचा हुआ लकीर है। लेकिन आप हम्म। अपनी लकीर बनाइए, है ना, अपना पाथ बनाइए। और ये कि अपना पाथ बनाने के लिए जो आप बेस लेंगे, आधार लेंगे, वो आधार आना चाहिए आपका बेसिक प्रिंसिपल से, हाँ फंडामेंटल जी। प्रिंसिपल से आना चाहिए। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही आपको सबसे ज्यादा कामयाब होता है। तो आज का बिल्कुल सही कहा प्रेजेंटेशन सर तो आपने। बहुत ही वंडरफुल रहा। हम्म। आप हमेशा कुछ एक अच्छे रिसर्च और एक अच्छा थॉट्स के साथ में आते हैं। थैंक यू सर। पिछले क्लास में आपका जो ये पैनल डिस्कशंस था, वो भी एक बड़ा बढ़िया, सब लोग ने उसको काफी एक एक्सलेंट बोला है। और आज भी आपका ऐसा रहा है कि अभी, और मैं आपका एक रिसर्च देख रहा था, आपके राइटिंग्स मुझे बराबर आते रहते हैं, तो मैं देख रहा था, तो मैं सोचा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर भी प्रेजेंटेशन दीजिए। मेरे दिमाग में तत्काल आ रहेगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। जी अगर उस सर, जी पर भी सर। एक प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच। हम लोग का समय पूरा हो गया है। नेहा जी, हाँ जी। डॉक्टर सौरभ को थैंक यू बोलते हुए हम लोग यस। डॉक्टर धनेश को ट्रांसफर करेंगे। हाँ जी सर। तो डॉक्टर सौरभ अरोड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए, और नोसोड से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने जो जानकारी और एक एक जिसे कहते हैं ना आंखें
हमारे पर्सपेक्टिव को वाइड करने की एक वो जो दी है वो हमें जरूर करना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस हमें लाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर साहनी ने कहा, अपनी हमें लकीर खींचनी है और उसी से हमें होम्योपैथी में आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ का आज के सेशन के लिए। और हमारा हिंदी सेशन का आज टाइम ओवर हो गया है, तो और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर दिनेश को। धन्यवाद।